हेलो। सादर। अभी आशीष सर ने आप सभी को जैन दर्शन के बारे में बताया था। अभी हम प्राकृत महाकाव्य या जो प्राकृत की काव्य विधा है उसके बारे में समझेंगे। दो चीजें होती हैं काव्य जो होते हैं, एक तो गद्य काव्य और एक पद्य काव्य। गद्य काव्य में जो गद्य रूप में लिखे जाते हैं उन्हें गद्य काव्य कहा जाता है। जो पद्य रूप में गाथामय लिखे जाते हैं उन्हें पद्य काव्य कहा जाता है। प्राकृत भाषा में भी काव्यों की रचना हुई है। प्राकृत भाषा में जो प्रबंध काव्य लिखे गए हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला तो है शास्त्रीय महाकाव्य। और शास्त्रीय महाकाव्य जो केवल रसमय महाकाव्य होते हैं। और दूसरे होते हैं खंड काव्य। तीसरे होते हैं चरित्र काव्य। इन तीनों में बहुत अंतर है। पहला है महाकाव्य। महाकाव्य की जो कथा वस्तु होती है वो बहुत ही विशाल होती है। उसमें महाकाव्य में संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन किया जाता है। और जो खंड काव्य होगा उसमें एक अंश का वर्णन किया जाएगा, या एक भाग का या एक चैप्टर का वर्णन अकेला किया जाएगा, फिर खंड काव्य। उस चरित्र काव्य में उसके चरित्र का वर्णन किया जाएगा। तो इस तरीके से तीन तीन है। और प्राकृत में इन तीनों काव्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। महाकाव्य, खंड काव्य और चरित्र काव्य। अब तीनों को अपन समझेंगे। महाकाव्य कौन से हैं, किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी शैली क्या रही, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करें। तो महाकाव्य की प्रमुख विशेषता ये है कि महाकाव्य कथात्मकता और छंदोबद्धता के स्वरूप लिए होता है। कथात्मकता माने किसी की कथा कही जाए, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो कथात्मक है। और छंदोबद्धता माने छंदों में बद्ध होता है, वह महाकाव्य होता है। फिर इसके बाद सर्गबद्धता माने सर्गों में भी बाधित होता है, सर्गों में भी विभाजित होता है। और विभाजन और कथा का विस्तार। खंड विभाजन के अनुसार कि प्रथम खंड में इसका कथा का विस्तार है, दूसरे खंड में और विस्तार हो जाएगा, तीसरे खंड में और विस्तार हो जाएगा, और चौथे खंड में भी इतना विस्तार हो जाएगा। तो सर्गबद्धता है। प्राकृत में एक और चीज देखने को मिलेगी कि सर्गबद्धता जहां होगी तो सर्गों के नाम भी अलग अलग हैं। कहीं आश्वास नाम से सर्ग का नाम आया है, कहीं अलग अलग नाम से उसके नाम आए हैं। तो वो नाम भी हमें देखने। और जीवन के विविध और समग्र रूप का चित्रण होता है। जीवन के विविध माने अनेक अनेक और समग्र रूप का जिसमें चित्रण होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। उसके बाद लोकगीत और लोक कथाओं के अनेक तत्वों का सम्मिश्रण और संगठित कथा कथानक का निर्माण जिसमें होता है उसे हम महाकाव्य कहते हैं। फिर महाकाव्य का एक लक्षण और है कि शैली की गंभीरता, उदात्तता और मनोहारिता देन है। ये सब महाकाव्य के लक्षण है। नंबर है तो कथात्मकता। दूसरा नंबर है छंदबद्धता या सर्गबद्धता। फिर है खंड विभाजन और कथा का विस्तार। फिर है जीवन के विविध और समग्र चरित्र चित्रण का जिसमें वर्णन होगा। और फिर जीवन के जो लोकगीत या लोक कथाओं के अनेक तत्वों का सम्मिश्रण भी उसमें किया जाएगा। शैली की गंभीरता रही, उदार उदारता रहेगी, और मोहिता भी उसमें समावेश रहेगा। तो शास्त्रीय महाकाव्य कथात्मक प्रतिभा जो है ना वो सर्वोत्तम देन है। और इसमें भी जो बात आई है कि
जो हमारे महाकाव्य हैं, ये बहुत ही इसकी विशाल परंपरा है। संस्कृत में भी अनेक महाकाव्य लिखे गए हैं, उसी तरीके से प्राकृत में भी अनेक महाकाव्य लिखे गए हैं, जिनको हम यहाँ इस आज की इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। महाकाव्य जो है ना, महाकाव्य में जो व्यक्ति की कथा वस्तु रहेगी, उसकी समग्र कथा वस्तु का चित्रण रहेगा। जैसे उसके जन्म का चरित्र चित्रण किया जाएगा, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का चरित्र चित्रण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लिए एक कथा को लेकर के जन्म के समय का या उसके जीवन काल अकेले तक का हमने चित्रण कर दिया। इसमें क्या है कि समग्रता का चित्रण किया जाएगा और उस समग्रता को दर्शाया जाएगा, उसी का नाम महाकाव्य है। और महाकाव्य के संबंध में अनेक व्यक्तियों ने अनेक लक्षण भी दिए हैं। तो उसी तरीके से हमारे प्राकृत भाषा में भी अनेक महाकाव्य उपलब्ध होते हैं। शास्त्रीय महाकाव्य और चरित्र काव्य, इन दोनों श्रेणियों में उचित महाकाव्य हमें प्राप्त होते हैं। शास्त्रीय महाकाव्य से हमारा तात्पर्य है शुद्ध रसात्मक रसात्मक जो काव्य हैं, या रसमय जो काव्य हैं, उन काव्यों का को हमने यहाँ रखा है। तो का महाकाव्य सेतु बंध नाम का जो महाकाव्य है, उसके लेखक प्रेमसेन है। और प्रेमसेन जो हुए हैं, तो इनका समय भी लगभग ये माना जाता है कि प्रथम शताब्दी के आसपास के कवि हुए हैं। अनेक आचार्यों ने अनेक अनेक करके इनका समय निकाला है। और इस पर जो एक कालिदास कवि का भी एक पद आता है। और सेतुबंध के टीकाकार एक रामदास भूपति भी बीसंबत 1652 में हुए हैं। तो उन्होंने महाकाव्य पर एक टीका भी लिखी है, उसका चलोल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। मगर सेतुबंध महाकाव्य की जो एक दृष्टि हम डालें, तो संस्कृत का कोई भी महाकाव्य इस दृष्टि से इसकी समकक्षता प्राप्त नहीं कर सकता है। इस महाकाव्य में मुख्य दो घटनाएं हैं। सेतुबंध जो है ना, इसमें दो का घटना है। एक तो सेतुबंध, सेतु माने पुल का बंधना, सेतु का बंधना जो इस समय घटना घटी है, तो उसका वर्णन इसमें है। और रावण वध माने रावण के जो मरण का या वध का जो कारण था, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इन दोनों घटनाओं के आधार पर इसका नाम सेतुबंध या रावण वध रखा गया। और जिस उत्साह और विस्तार के साथ कवि ने सेतु रचना का वर्णन किया है, उसमें यही लगता है कि काव्य का फल तो रावण वध भले ही हो, पर समस्त घटना का केंद्र तो सेतु रचना ही है। इसका सेतु की रचना इसमें की गई है, इसीलिए सेतु बंध इसका नाम रखा गया। जिस समय राम और हनुमान वगैरह, जिस समय रावण का प्रकरण चलता है युद्ध कांड का, उस युद्ध कांड के प्रकरण में जिस जिस कारण जिस जिस हेतु से या जैसे जैसे सेतु का बंधना प्रारंभ हुआ, तो उसकी उसके बारे में हमें इस काव्य में सारा उल्लेख प्राप्त होता है। और इसकी समस्त घटना सेतु पर केंद्रित है। इसका नाम सार्थक सेतु बंध ही है। और इस जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य में 1291 गाथाएं हैं। 1291 गाथाएं हैं और 15 आश्वासों में यह विभक्त किया गया है। आश्वास का मतलब जानते हैं, जैसे सर्ग रहते हैं अनेक महाकाव्यों में, तो सर्ग, इसमें सर्गों को आश्वास है। ने अपनी राम सेतु प्रदीपम नाम की एक टीका में इन्होंने सेतु राम सेतु भी नाम का उल्लेख किया है। इस महाकाव्य के रचयिता मैंने पहले बताया था प्रेमसेन है। और 15 आश्वासों में इसका विभक्त किया है। इसकी जो इसका जो वर्णन प्राप्त होता है, वह महाकवि महाकवि जो बाण हुए हैं, उन्होंने हर्ष चरित्र में भी सेतुबंध के बारे में उल्लेख किया है। और उन्होंने इसका समय 7वीं शताब्दी बताया है। और कई जगह इनके शिलालेख भी उपलब्ध होते हैं। उन शिलालेखों में भी प्रेमसेन का समय 7वीं और 8वीं शताब्दी बताया है।
इसी की कथा से जुड़े, जो मैंने प्रथम शताब्दी की बात की थी, अनेक ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं जिनमें प्रथम शताब्दी के स्रोत भी प्राप्त होते हैं। कि जैसे अपन ने कहा कि ये मूल रूप से तो 7वीं 8वीं शताब्दी का है। जो रामायण पर कार्य हुए हैं, जैसे विमल सूर का पोमचरियम ग्रंथ है, कुछ उसको भी आधार इसमें लिया गया है। अपना रवि जिनसेनाचार्य का जो मतलब आदि पुराण है, उसको भी लिया गया है। और अनेक जो भी जिसके थोड़े थोड़े कथानक एक रचना है, उससे भी, तो मतलब ऐसे अलग अलग आचार्यों के लेख और आदि के मध्य में इन्होंने सेतु बंध ग्रंथ की रचना की, जो प्रभसेन नाम के आचार्य थे। इस पर संस्कृत टीका भी लिखी गई है। और अनेक आचार्यों ने इस पर काम किया है। इनका जो इस पर आचार्य रामजी उपाध्याय सर ने प्राकृत महाकाव्यों का अध्ययन इस नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। और उसमें भी इनका प्रेपसेन का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और प्रेपसेन का समय भी जैसे अनेक अनेक आचार्य अपने अपने अनुसार बताते हैं, मगर प्रेपसेन का समय भी 8वीं या 9वीं शताब्दी के लगभग होना चाहिए, ये ऐसा माना गया है। अब इसमें इसकी काव्य की कथा जो का आधार है, तो काव्य की कथा का आधार वाल्मीकि रामायण है। इसीलिए यह प्राचीन है। वाल्मीकि रामायण में जो युद्ध कांड है, वह इसका कथा का आधार है। और कथा वस्तु विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार की कथा वस्तु हमें वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में प्राप्त होती है, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाने का वर्णन किया है। काव्य की कथा का प्रारंभ शरद ऋतु के वर्णन से होता है। और राम ने बाली वध करके सुग्रीव को राजा बना बना दिया। तो निष्क्रियता की स्थिति में वर्षा काल काल अत्यंत क्लेश पूर्वक व्यतीत हुआ। तो शरद ऋतु का प्रारंभ नवीन प्रेरणा के रूप में होता है। इसमें जो है ना, तो जिस समय राम ने बाली बाली का वध किया और सुग्रीव को उन्होंने राजा बना दिया। सुग्रीव को राजा बनाने के बाद से यह हमारे जो सेतु बंध का कार्य है, वह प्रारंभ हो गया। जब सीता जिस समय वन में थी, उस समय हनुमान अधिक 3 मतलब उनके पास जाते थे, तो वियोग से दुखी थे। तो राम सीता को स्मृति होने से मतलब उनको उसकी स्मृति होने से रावण के ऊपर उधर युद्ध करना था। तो युद्ध करने के समय हम उन्होंने इस सेतु बंध महाकाव्य की रचना की। और पूरा सारा का सारा वर्णन हमें इसमें प्राप्त होता है। और समुद्र किस प्रकार लांघ लांघा जाए, उसका भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। वो भी वर्णन प्राप्त होता है कि उस जो पत्थरों पर राम राम लिख करके और वो डालते गए, तो एक सेतु की रचना होती गई। तो इसमें सारे वर्णन हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से रावण जब के पास कोई उपाय नहीं रहा, तो उसने किस तरीके से इसको वो जो सेतु है ना, उसको मिटाने का भी प्रयास करवाया, मगर वो भी उसमें सफल नहीं हो पाया। इसके बाद सेतु बंध जो महाकाव्य है, इसकी भाषा जो देखी जाए तो महाराष्ट्री प्राकृत का महाकाव्य है। और प्राकृत महाकाव्यों में सर्ग के स्थान पर इसमें आश्वास से प्रारंभ होता है। और इसमें प्रबंध कल्पना बहुत ही उदात्त उदात्त है। इसकी कथा वस्तुएं ये समावेश है, वो उत्पन्न होते हैं। और इसमें शरद ऋतु के वर्णन से प्रारंभ होती है, पहले ही बता दिया है। और इसमें जो वानरों का प्रभाव, सुग्रीव का ओजस्वी भाषण, सुग्रीव ने ओजस्वी भाषण किया था। जामवंत की शांत वाणी आदि के प्रयोग की कथा वस्तु आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण बनती गई। और इसमें वो सारा सेतु बंध का वर्णन इसमें किया गया है। इसका जो नायक, तो इसमें नायक के रूप में तो इसमें राम का नाम आता है कि राम इसका नायक है। तो राम है वो आदर्श और धीरोदात्त नामक है। और कवि ने जहाँ राम राम के चरित्र में अनेक गुणों
का समावेश किया है। वहाँ उनके चरित्र को यह कमजोर भी दिखाया है कि वह निरुपमाय समय में निराश हो गए और कार्य की दिशा शांत हो जाने पर, सिद्धि का उपाय स्पष्ट हो जाने पर क्षण भर में के विलंब से वह आगे बढ़ते गए। फिर इसमें काव्य की जो नायिका है वो वह सीता है, और सेतु रचना, रावण वध, इन दोनों प्रमुख घटनाओं का केंद्र सीता ही रही है। अगर सीता को हरण करके नहीं ले गए होते रावण, तो उसमें वह एक कार्य नहीं कर पाता। फिर है काव्य का जो प्रति नायक है वह है रावण। इस चरित्र काव्य जिसने विकसित किया है तो उसकी ओर जो गया है, और राम के बाणों से भयभीत होकर के वह लंका से भाग जाता है, और भागते हुए वह वानरों की हंसी का चुपचाप सह लेता है। युद्ध भूमि में वह राम का यथार्थ प्रतिद्वंदी सिद्ध होता है, और रावण के चरित्र के उदात्तता की कमी नहीं है। और इस बहुत अच्छे से यहाँ कवि ने अपनी कल्पनाओं को देकर के उसका वर्णन किया है। महाकाव्य बहुत सारे हैं, इनका वर्णन इसमें प्राप्त होता है। सेतु बंध में प्रगति का विस्तार कथा से संबंध होकर के विस्तृत हुआ है। प्रगति के स्थानों पर सेतु बंध में पर्वत, वज्र, सागर, सरिता तथा आकाश का वर्णन। फिर मुख्य वानर सेना द्वारा पर्वतों का उखाड़ना, उन्हें आकाश मार्ग से ले जाकर के समुद्र में फेंकना, पर्वत का सागर में उतरना आदि पर्वतों के विभिन्न स्थितियों का चित्रण इसमें किया है। आवाज आ रही है किसकी आ रही है? करेंगे। इसमें अनेक वर्णन हमें प्राप्त हुए हैं, और इसमें जो वर्णन हमें प्राप्त होते हैं उसमें भी वो वर्णन जो प्राप्त होता है सेतुबंध है। उसके बाद एक गौण बाहु नाम का भी महाकाव्य है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि यह ऐतिहासिक महाकाव्य है। इतिहास इतिहास के बारे में इसमें चरित्र चित्रण प्राप्त होता है। गौण बाहु नाम का एक ऐसा महाकाव्य है, इसमें प्राकृत भाषा के बारे में दिया गया है कि प्राकृत अनेक सभी भाषाएं उपलब्ध होती हैं। उन उन सभी भाषाओं में नई क्लास लग रही, उन भाषाओं में उपलब्ध होते ही हमें अनेक तरीके की भाषाएं, जो एक समुद्र है, समुद्र से जिस तरीके से पानी निकलता है और भाप बन के जाकर के पानी आता है, उसी तरीके से प्राकृत से अनेक भाषाएं निकली हैं, और वो सब प्राकृत से ही निकली हुई हैं, और आगे जाकर के प्राकृत भाषा में भी सम्मिलित होकर के इधर उधर अनेक भाषाओं में परिवर्तित हो गई हैं। ये भी गौण बहु नाम के इस महाकाव्य में हमें उपलब्ध ताएं दिखाई देती हैं। इस जो गौण बहु नाम का महाकाव्य है, इसके लेखक बागपति राज जी हैं, जो कवि कन्नौज राजा के यशोवर्मा के आश्रय में रहते थे। और यशोवर्मन जो है ना गौण देश और मगध के राजा थे, और उनके आश्रय में जो रहते थे वो उनका नाम था बागपति राज। इसमें जो है ना 1209 गाथाएं हैं, और ग्रंथ का जो विभाजन है वो सर्गों में किया गया है। उसमें नाम के कुलकों, इसे अभी अपन ने उसमें देखा था सेतुबंध में आश्वासों में वर्णन था, इसमें कुलकों में इसका वर्णन किया गया है। और सबसे बड़े जो कुलक हैं उसमें 150 पद्य हैं, मतलब 150 पद्य हैं। और सबसे छोटा जो कुलक है उसमें 5 पद्य हैं। तो इस तरीके से बागपति राज निश्चित ही यशोवर्मन के आश्रयदाता थे। उन्होंने नाम है जो है ना, तो भारत कालिदास, भाभूति, चंद आदि कवियों का भी उल्लेख किया है। और तरंगिणी का भी उल्लेख, कल्लड़ की रास तरंगिणी है उसका भी उल्लेख प्राप्त इस ग्रंथ में होता है। तो ये जो काव्य का प्रारंभ विभिन्न देवी देवताओं के नमस्कार से किया गया है, और इसमें जो है ना जो 62वें पत्र से 98वें पद तक कवि ने प्रशंसा की है। और इसका जो काव्य के प्रारंभ करते हुए कवि ने नायक यशोवर्मन के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि यशोवर्मन ऐसे राजा हैं जिसने पृथ्वी के सभी
सभी दुखों को समाप्त कर इंद्र की प्रशंसा कर दिया है, इंद्र को प्रसन्न कर दिया है। इस तरीके के कथानक उन्होंने इसमें किए हैं। यशोवर्मन के चरित्र का भी वर्णन करते करते फिर उन्होंने मतलब कवि ने इस प्रसंग में 146 पद्यों द्वारा विजय यात्रा का भी वर्णन किया गया है। तो विजय यात्रा में तालाब, नदी, पर्वत आदि जो भी आए हैं उन सभी का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। और जो गौण बहो नाम की जो रचना है ना, यह रचना जो इन्होंने वागपति राज ने की है, इसमें अनेक तरीके का उल्लेख भी प्राप्त होता है कि किस तरीके से वह रचना की गई और किस दृष्टि से भी इसमें अनेक मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ है, कवियों ने प्रशंसा की है, कथा रूप में इसमें वर्णन प्राप्त हुआ है। यशोवर्मन की दिग्विजय जो यात्रा के प्रसंग में बीच बीच में उनकी प्रशस्तियां भी वर्णन प्राप्त हुई हैं। तो उनको इसमें इस ग्रंथ में एक दूसरा तीसरा नंबर का जो महाकाव्य है द्वाश्रय महाकाव्य, उसमें कुमारपाल चरित्र स्वरचित है, वो कुमारपाल के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसका लेखन जो आचार्य हेमचंद जी हैं उन्होंने किया है। हेमचंद का एक सुंदर सा प्राकृत में व्याकरण भी प्राप्त होता है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन नाम का प्राकृत व्याकरण भी प्राप्त होता है। 11वीं और 12वीं शताब्दी के कवि है। और सितंबर परंपरा के जितने जो भी काव्य हमें यह साहित्य दिखाई देता है, उनमें आचार्य हेमचंद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने हेमचंद आचार्य ने बहुत ही कार्य किए हैं प्राकृत भाषा और साहित्य के लिए। इसमें इन्होंने अनेक हेमचंद्र का जो समय 1145 संवत के लगभग प्राप्त होता है। और इन्होंने इसमें अनेक इनकी जो प्राकृत व्याकरण है, इस व्याकरण में इन्होंने अनेक व्याकरणों का उल्लेख किया है। उसमें उन्होंने महाराष्ट्री, स्वरसेनी, मागधी और पैशास्त्री, चूलिका पैशास्त्री, अपभ्रंश आदि इन प्राकृत के व्याकरण के ग्रंथ में उन सभी का वर्णन किया है। तो उन्होंने जो द्वाश्रय महाकाव्य लिखा है, इसका दो आश्रय हम भी उसमें चलते जाएंगे। एक पद्य में जिसमें उनके चरित्र का वर्णन भी किया है, उसी में प्राकृत के नियमों का वर्णन भी किया है। हेमचंद्र ऐसे कवि हैं कि जिन्होंने सिद्धहेम शब्दानुशासन नाम का जो ग्रंथ लिखा है, उसमें 8 पद्य हैं। 7 पद्यों में तो संस्कृत व्याकरण का वर्णन किया है, और 8वां पद्य जो है ना, उसमें उन्होंने प्राकृत व्याकरण का उल्लेख किया है। और वो प्राकृत व्याकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस काव्य की रचना की है। इसमें भी उन्होंने जो कुमारपाल नाम का राजा है, उनके कहने पर इस काव्य की उन्होंने रचना की थी। और इस काव्य में हमें ये दिखाई देता है कि इसमें स्तुतियां और राजा कुमारपाल के चरित्र का वर्णन भी किया गया है। इसके बाद जो एक महाकाव्य और है लीलाबाई महाकाव्य। तो जो लीलाबाई महाकाव्य है, तो जो जिस तरीके से कादम्बरी एक संस्कृत की रचना है, तो कादम्बरी के आधार आधार पर कहिए या कादम्बरी जैसा ही इसको लीलाबाई महाकाव्य को लिखा गया है, जिसमें की कथा बहुत ही रोमांटिक है। और इसमें इसमें अनेक कवियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। उन कवियों के वर्णन प्राप्त होने पर हमारे लिए इसमें इस महाकाव्य के जो लेखक हैं, लीलाबाई महाकाव्य के कहुहल कवि नाम से जो हुए, वह है उन्होंने किया है प्रशस्त। और इसमें मुगल नाम के कवि हैं, इन्होंने इस महाकाव्य की रचना की है। और इस महाकाव्य को हम ये कह सकते हैं कि 9वीं शताब्दी के पश्चात की रचना ये मानी जा सकती है। काव्य का नायक प्रतिष्ठान राजा सातवाहन है, और इनका विवाह सिंहल द्वीप की राजकुमारी लीलावती के साथ हुआ था। अतः नायिका के नाम पर ही इस महाकाव्य का नामकरण किया गया है। जो लीलाबाई नाम की रानी थी, उसके आधार पर ही लीलाबाई महाकाव्य का नाम इसका किया गया है। तो इन्होंने ये
जो प्राकृत के महाकाव्य की बात है, तो प्राकृत के इतने महाकाव्य हमें उपलब्ध होते हैं। और उसमें श्री चिन्ह काव्यम नाम से भी एक रचना प्राप्त होती है, मगर वो प्रचलित नहीं है। मगर हमें ये विशेष ध्यान देना है कि प्राकृत महाकाव्य चार ही प्राकृत के महाकाव्य हैं। सर्वप्रथम जो प्राकृत का महाकाव्य है उसका नाम है सेतुबंध महाकाव्य। दूसरा प्राकृत का जो महाकाव्य है गौण बहो। और तीसरे नंबर का जो महाकाव्य है उसका नाम है द्वाश्रय महाकाव्य। और चौथे नंबर का महाकाव्य जो है ना उसका नाम है लीलावती। अब इसमें हमें ये ध्यान देना है, मुख्य सार ये है कि जो पहले नंबर का महाकाव्य सेतुबंध, उसमें सेतुबंध का वर्णन होने से इसका नाम सेतुबंध, सेतु को मुख्य केंद्रित रख करके उसका महाकाव्य की रचना की गई। इसके लेखक प्रभसेन हैं। प्रभसेन का जो समय है 7वीं 8वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी के आसपास का है। और जो वाकपति राज का समय भी 8वीं से 9वीं शताब्दी के, जो उन्होंने गौण बहू नाम का दूसरा महाकाव्य लिखा। तो पहला प्राकृत का महाकाव्य सेतुबंध नाम से है, और दूसरा महाकाव्य जो है ना और गौण बहू नाम से उसकी रचना की गई, जो 8वीं या 9वीं शताब्दी के लगभग का है। और उसमें अनेक देवताओं को नमस्कार किया गया है, और उसमें प्राकृत भाषा का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। परिचयात्मक दृष्टि से हमें उसे देखना है। दूसरा पहला सेतुबंध, दूसरा गौणबहु, तीसरा नंबर का द्वाश्रय महाकाव्य, जिसके लेखक आचार्य हेमचंद हैं। 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। और इसमें द्वाश्रय नाम इसलिए रखा गया कि इसके दो आश्रय हैं। एक तरफ तो कुमार पाल का चरित्र चलता है, और दूसरी तरफ इसमें व्याकरण के नियम चलते हैं। द्वाश्रय महाकाव्य इसका नाम रखा गया। तीसरा है कोउअल कवि का लीलावती, लीलावती नाम से महाकाव्य। तो ऐसे चार महाकाव्य हैं जो भी अभी 12वीं शताब्दी के आसपास का है, ये हमने ये देखा। तो ऐसे महाकाव्यों की रचना इस हुई। और प्राकृत के आज जो हमने जो महाकाव्य देखे, इन चारों महाकाव्यों का हमें विशेष परिचय प्राकृत साहित्य के इतिहास में मिल जाएगा। आप उसमें से अभी हम चारों महाकाव्य के बारे में जो डिटेल रहेगी हम आप सभी को भेज देंगे। इसकी परिचयात्मक आपको परीक्षा में भी यही आएगा कि इसमें सेतुबंध महाकाव्य के बारे में आप क्या जानेंगे। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें से देखना पड़ेगा, और मैं आपको डिटेल सारी आज आपको भेज। जी अभिलाषा जी, हेलो। हाँ जी। जी जी भैया। महाकाव्य के बारे में अभी जो प्राकृत के महाकाव्य चार मुख्य रूप से हमें ये ध्यान रखना है। और उसमें ये है कि जो अपन ये ध्यान अकेले उनके सेतुबंध का ध्यान, सेतुबंध महाकाव्य है, उसमें 15 श्वास हैं, और उसकी रचना मतलब सेतुबंध की जो प्रभसेन आचार्य ने की है। तो ऐसे सभी सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें नॉलेज होना चाहिए। और फिर इसका विस्तृत डिटेल जो है ना मैं आज ग्रुप पे अभी आप सभी को भेज दूंगा, तो उससे आप उसको एक बार पढ़ लेना। फिर अगर कुछ होगा तो आप ग्रुप पे बता देना कि इसके बारे में ये समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। ये जो दुआश्रय वाला महाकाव्य है, ये हाँ इसी में जो आचार्य हेमचंद का सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है उसी में है। हाँ हाँ उसमें ही। उस क्या है जो आश्रय उसके चलती में है। और उसमें क्या हुआ है ना, जो उसके भी 8 सर्ग हैं। तो 8 सर्गों में से 7 सर्गों में तो प्राकृत व्याकरण का लेखन है, संस्कृत व्याकरण का लेखन है। और 8वां सर्ग जो है उसमें प्राकृत व्याकरण का लेखन है। और जब इसका आप डिटेल देखेंगे तो उसमें पैशाष्टी प्राकृत का वर्णन भी दिया गया है। एक तरफ श्लोक चलते जाएंगे और श्लोक में ही प्राकृत की व्याकरण के नियम भी बताए जाए। जो अपभ्रंश प्राकृत व्याकरण भी है उसके भी नियम उसी में है, तो आश्रय महाकाव्य।
इसको अपन देख लेंगे एक बार, मैं आपको भेज दे रहा हूं तो आप वो भी पढ़ लेना, इसकी डिटेल, सारे चारों महाकाव्य की डिटेल। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। परिचयात्मक दृष्टि है, ये अपनी अंतरंग की नहीं है कि उसमें अंदर में कौन कौन सी गाथाएं, कौन से कवि का चित्रण है, क्या है क्या नहीं। ये परिचयात्मक दृष्टि से ही पढ़ना है। ठीक है ना। जी।